आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ट्राई। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आपने उस सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा उससे पहले कि आप इस लेक्चर के लिए आए। ओके, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम जा रहे हैं स्टार्ट करने एक और इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि वो इंपॉर्टेंट है कई सारे और फैक्टर्स की वजह से, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हम इसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कवर करेंगे इसमें, और इसके बारे में पहले हमें समझना चाहिए कि हम इसको बात ही क्यों करें इसके बारे में। बेसिकली तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये है आपकी बैंकिंग अथॉरिटी जो सुप्रीम नेचर के साथ है, बैंकिंग अथॉरिटी विद सुप्रीम नेचर। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि ये है आपकी एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में सीखना। तो आइए शुरू करते हैं सेम उसी फॉर्मेट में जिसमें हमने पहले ही कवर की हैं चीजें। ऑलराइट, फर्स्ट होगा हमारा फुल फॉर्म, सेकंड है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और फिर आएगा पेरेंट मिनिस्ट्री। तो अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह है पहला पॉइंट। अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था 1934 में, और यदि हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स जो है वो है इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री, या फिर आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है बेसिकली। ऑलराइट, तो ये थी बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1934, पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आइए डिस्कस करते हैं एस्टैब्लिशमेंट आरबीआई के बारे में, और ये थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंसीडर करें आरबीआई के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें बैंकिंग इन इंडिया की, तो वो है आपका लॉन्ग डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस, और मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं, क्योंकि कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं ट्रैक करना बैंकिंग रिकॉर्ड्स को इंडिया में, बैंकिंग रिकॉर्ड्स इन इंडिया, तो हमें कई सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हम चीजों को कैसे समझें कि क्या ये बैंकिंग एक्टिविटीज थी या ये नहीं थी। क्योंकि अगर हम इस चीज को डिसाइड करना चाहते हैं और ये चीज अगर बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ये मेन क्वेश्चन है हमारा। तो इसके लिए हमें माइंड में क्लियर होना पड़ेगा कि बैंकिंग एक्टिविटीज क्या है और नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज क्या है। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन ये है कि बैंकिंग एक्टिविटीज से हम क्या समझते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक का क्या मतलब है, बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक, और बैंकिंग एक्टिविटीज से आप क्या समझते हैं एग्जैक्टली। तो आप कैसे आंसर करेंगे, बताइए। अगर आप नहीं बता सकते तो मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक होता है आपका एक प्लेटफॉर्म जहां पे कि
कोई भी एक इंसान या कई सारे इंसान बेसिकली डिपॉजिट कर सकते हैं अपने पैसे को और बोरो कर सकते हैं लोन को जब भी रिक्वायर होगा। कभी भी टाइम पे, यानी जब भी उनको निकालना होगा तब भी उस लोन को ले सकते हैं स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो जब आप जनरल डिस्कशन करते हैं बैंक के बारे में तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ऑलराइट। और अगर आप मान लीजिए कि आप ये पर्सन है, ऑलराइट, और आपके पास 150 रुपीज है लेकिन आपका खर्चा सिर्फ 100 रुपए का है, तो जो आपके 50 रुपए है बेसिकली वो आपके पास ज्यादा है। तो इनको कहाँ स्पेंड आप कर सकते हैं? तो मान लीजिए कि अगर आप ऐसी जगह जाते हैं और आप जमा करते हो अपने पैसे को बैंक में, तो वो जो प्लेस होगी या वो जो जगह है वो होती है आपकी बैंक, और जो बैंक है वो आपको देता है इंटरेस्ट पर एनम फिक्स रेट पे। जैसे हो गया 1.5% हो गया, 2% हो गया, 3%, 4%, कुछ भी आप मान सकते हैं, ऑलराइट। एग्जांपल के तौर पे बैंक टू बैंक वेराई करता है ये चीज, ऑलराइट। तो इस सेक्शन को हम कवर करेंगे जब हम बात करेंगे बैंकिंग इन इंडिया में। तब तक बस आप याद रखिएगा कि किस तरीके से जो डिपॉजिट है वो फंक्शन करता है, ऑलराइट। डिपॉजिट के बाद अगर हम बात करें लोन्स की, जैसे मान लीजिए कि कई लोग जो हैं इंडिया में या फिर आगे जगह भी बैंकिंग एक्टिविटीज जो हैं वो लोन्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि वो लोन को बोरो कर सकते हैं बैंक से ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसमें। जैसे मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए बोरो कर रहे हैं 10 महीने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर। जैसे 7.5% हो गया, और ये जो इंटरेस्ट है ये सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, ऑलराइट। तो इस तरीके से जो बैंक है वो काम करते हैं। मैं आपको ये क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये आपका मैथ्स का पार्ट है और ये आपको मैथ्स सेक्शन में आइडिया लग जाएगा कैलकुलेशन का, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहां बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बैंक कैसे काम करते हैं, ऑलराइट। और जो बैंकिंग एक्टिविटीज हैं बेसिकली वो क्या होती हैं? वो होती हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स, ऑलराइट, या लोन्स। और मॉडर्न टर्म्स की अगर हम बात करें तो आजकल तो इन्वेस्टमेंट भी बैंकिंग पार्ट है, ऑलराइट। आपने न्यूज में देखा होगा कि इस बैंक ने इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम डिपॉजिट्स की। टाइम डिपॉजिट भी आपके पास टाइप्स के होते हैं, ऑलराइट। जैसे करंट डिपॉजिट हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, बाकी हो गया आपके, ऑलराइट। तो हम इनके बारे में आपके लेक्चर्स में बात करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि बैंक्स एक्चुअली में होते क्या। तो जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग बैक करना एक्टिविटीज को जो इंडिया में थी, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बैंकिंग एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली आपकी स्टार्ट हो चुकी थी ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, ऑलराइट। और अगर हम स्पेसिफिक कंडीशन की बात करें तो इंडस वैली के टाइम पे ही हमारे पास कुछ बैंकिंग एक्टिविटीज थी। और आप कहेंगे कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पे दो ऑर्गेनाइजेशन सिविलाइजेशन हैं बेसिकली, मेसोपोटामिया और इंडस वैली। तो अब यहां पे दो लोग हैं, एक है यहां पे और एक है यहां पे। इनको ट्रेड करना एक दूसरे के साथ में। अब ये जो इंसान है वो बोरो करेगा कुछ सील्स को या मनी को। मनी हो गया इन फॉर्म ऑफ आइटम्स, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी मनी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम था, ऑलराइट। आइटम्स को, और फिर ये डील कर सकता है मेसोपोटामियन पर्सन के साथ में। तो जो आइटम लेना हो गया बेसिकली वो लोन की तरह हो गया, क्योंकि इसको बोरो करना पड़ेगा उन आइटम्स को, और जो भी इसको मिलेगा इसके साथ ट्रेड करने से उसको कुछ सर्टेन अमाउंट जो है उसमें से वो देना पड़ेगा उसको जिससे उसने वो आइटम्स बोरो किए थे, ठीक है। जिससे वो आइटम बोरो किए गए थे उसको कुछ सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा ट्रेडिंग का, ठीक है।
अब मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि अगर हमें ट्रेड करना है मेसोपोटामियन पर्सन के साथ में, और मेसोपोटामियन पर्सन ने बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन आपके पास वो चीज है नहीं, तो आप क्या करोगे, कहीं से बोरो करोगे उस चीज को, और इस कंडीशन पे कि जब आप ट्रेड करोगे जो भी आपको मिलेगा ट्रेड में से उसका सर्टेन पीरियड आप उस बंदे को दोगे जिससे आपने सामान बोरो किया था। ऑलराइट, तो ये होता है बेसिकली आपका बैंकिंग सिस्टम इन बार्टर सिस्टम। ऑलराइट, ओके, तो इस तरीके से बैंक भी काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कुछ पैसा चाहिए, आप लोन ले सकते हो बैंक से। ऑलराइट, और प्रॉमिस करते हो आप इंटरेस्ट उस पे, और एक टाइम पीरियड जिसमें आप लोन वापस कर दोगे। ऑलराइट, और उसके बाद आप उस पैसे का इस्तेमाल करते हो पर्पसेस के लिए, और आप फुलफिल करते हो अपने प्रॉमिस को कुछ समय पश्चात। ऑलराइट, तो अब आप समझ सकते हैं इंडस वैली से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बैंकिंग एक्टिविटीज को, लेकिन नॉट इन द प्रॉपर सेंस और इन द मॉडर्न सेंस। तो आप लिख सकते हैं नॉट इन द प्रॉपर सेंस, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नॉट इन द मॉडर्न सेंस। ओके, यहां पे आते हैं फिर ब्रिटिशर्स पिक्चर में, और आप कह सकते हैं यूरोपियंस आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में आए थे, ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उन लोगों ने इंडिया में। ऑलराइट, तो यहां पे कई सारे चेंजेस थे इंडिया में, और जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया उसके बाद तो उन्होंने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया बार्टर इंडियन इकोनॉमी को, बार्टर इंडियन इकोनॉमी को किसमें, इनटू मनी बेस्ड इंडियन इकोनॉमी में। ऑलराइट, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो एगरली ट्राई कर रहे थे कि वो चेंज कर पाए बार्टर इंडियन इकोनॉमी को इनटू द मनी बेस्ड इंडियन इकोनॉमी, और इसी वजह से उन्होंने अनाउंस करा टू कलेक्ट लोगों से, ट्रेडर से और फार्मर से। ऑलराइट, क्योंकि इनसे पहले जो रूलर्स थे या जमींदार थे जो कंट्री में थे बेसिकली, और जो कलेक्ट कर रहे थे टैक्सेस को लोगों से, वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी, यानी जितनी आपकी फसल हुई है उसमें से कुछ हिस्सा बेसिकली, क्योंकि हमारे पास था बार्टर सिस्टम। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की इंडिया को रूल करने की, तो उन्होंने बोला नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी बार्टर सिस्टम वाला ट्रेड, बेसिकली हमें चाहिए कैश। तो इसी वजह से जो लोग थे उन्हें जाना पड़ा साहूकार्स के पास, मनी लैंडर्स के पास, और मनी बोरो करनी पड़ी। और उस पे कई सारी हार्श कंडीशंस लगती थी साहूकारों द्वारा। ऑलराइट, क्योंकि उनको टैक्सेस देने पड़ते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैश में। तो ये लेके गया कई सारे वायलेंट प्रोटेस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस थी जिस पे जो लोन बोरो किया जाता था मनी लैंडर से, वो उनके फेवर में नहीं थी, और यहां तक की कंडीशंस जो थी बहुत ज्यादा हार्श थी। इसी वजह से यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है टूवर्ड्स ब्रिटिशर्स। और यहां तक कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको भी ये लगा कि उनको कुछ करना पड़ेगा इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स वो नहीं थे जिन्होंने बैंक्स को स्टार्ट किया। ये मैं आपको एक बार पहले से दोबारा बता देता हूं। उनके आने से पहले ही यहाँ पे कई सारे बैंक्स थे इंडिया में, जैसे बैंक्स ऑफ हिंदुस्तान हो गया आपका, ऑलराइट, पंजाब बैंक हो गया आपका, और जिसे आज हम पंजाब नेशनल बैंक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आया आपका ओरिएंट बैंक सर्विसेज,
ऑलराइट, या फिर हो गया आपका ऑड कमर्शियल बैंक। तो कई सारे बैंक जो थे स्टैब्लिश हुए, लेकिन ये सारे सस्टेन नहीं कर पाए। लंबे समय तक वो शुरू तो हुए लेकिन जल्दी बंद हो गए, सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ के और ओरिएंट बैंक सर्विसेज को छोड़ के, क्योंकि यही सरवाइव कर पाए थे। लेकिन बहुत सारे बाकी बैंक बंद हो गए। इसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे आई तो उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया बैंकिंग सिस्टम में। हाँ, उन्होंने पहला बैंक स्टैब्लिश किया, बैंक ऑफ कलकत्ता। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बैंक ऑफ कोलकाता इंडिया में। ऑलराइट, उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर किया बैंक ऑफ मद्रास। तो हुआ बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर आया बैंक ऑफ मद्रास। अब एक चीज जो आप कह सकते हैं इनके साथ जो कॉमन थी कि ये सारे ही थे प्रेसिडेंशियल बैंक्स। यानी आपको पता हो कि ब्रिटिशर्स के पास तीन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ऑलराइट, तो जो बैंक्स थे जो स्टैब्लिश हुए वो बेसिकली कंसंट्रेटेड थे प्रेसिडेंसीज में, और ये ज्यादा मतलब काफी नहीं थी ये चीज, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल कर रहे थे जब इंडिया को, तो बेसिकली यहां पे एक और खतरा महसूस हो रहा था बाकी यूरोपियन पावर्स की तरफ से। ऑलराइट, वो इंटरफेयर कर रहे थे लगातार इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि उस समय पे जो ब्रिटिशर्स थे सिर्फ वो अकेले नहीं थे जो इंडिया को रूल कर रहे थे। जैसे हमारे पास उस टाइम पे पुर्तगाली भी थे, पोर्टुगीज भी आप उन्हें कहते हैं, हमारे पास फ्रेंच भी थे और हमारे पास डैनिश भी थे। बाकी तीन प्रोमिनेंट यूरोपियन पावर्स भी थी जो इंडिया में उस टाइम पे मौजूद थी, और वो ट्राई कर रहे थे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एंटर करने का। और ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स जो थे वो सिर्फ फोकस कर रहे थे प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे, यानी बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, क्योंकि ये इनके रिस्पेक्टिव बैंकिंग एरियाज भी थे और यहाँ पे इनका ट्रेड सेंटर भी था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि उन्हें बाकी बैंक्स भी स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, और यही वजह थी कि 1921 में फाइनली उन्होंने ये फैसला लिया कि वो मर्ज कर देंगे सभी बैंक्स को और प्रेसिडेंसीज को, जैसे कि आपका था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो सभी बैंक्स को मर्ज कर दिया गया और सिर्फ एक सिंगल बैंक जो था वो बना इसके बाद, जिसको हम जानते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ऑलराइट, तो याद रखिएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था बेसिकली वो स्टैब्लिश हुआ 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करने के बाद। तो ये जो बैंक्स थे ये सब बिलोंग करते थे प्रेसिडेंसी से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई के बारे में क्या, कि आरबीआई कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए अभी तक वो बेसिकली थे आपके हिस्ट्री रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आरबीआई क्यों फॉर्म हुआ और कैसे फॉर्म हुआ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला है कि जब हम या फिर कहें जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया तो बेसिकली वो आपका सेंट्रलाइज बैंक नहीं था। इस चीज को याद रखिएगा, वो आपका
सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ मर्जर था बाकी 3 प्रेसिडेंसीज बैंक्स का, ताकि यूटिलाइज किया सके उनके रिसोर्सेज को और उनके फंड्स को ऑल टुगेदर। ऑलराइट, वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ क्योंकि उसको सेंट्रलाइज बैंक एक्टिविटीज करनी थी, बल्कि आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर बंगाल बैंक के पास 20 करोड़ रुपए थे, ठीक है, बॉम्बे के पास 30 करोड़ रुपए थे, मद्रास के पास 10 करोड़ रुपए थे, मान लीजिए कि ये सिनेरियो था, तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली अकेले अकेले वो बैंक लो कैश फैसिलिटी के साथ में थे, लेकिन अगर वो मर्ज हो गए तो उनके पास हो गए टोटल 60 करोड़ से 60 लाख आप कह लीजिए बेसिकली। तो इसी वजह से वो मर्ज हुए, सेंट्रलाइज बैंक बनने के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए ताकि वो उनकी पावर्स को मर्ज किया सके। लेकिन जो उनका कंपटीशन था वो एलिमिनेट नहीं हुआ। ऑलराइट, और ब्रिटिशर्स को यहां पे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट अप करना था अपने बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनीज थी उनको इंडिया में इनवाइट करना था। इसके लिए उन्हें लगा कि उन्हें अब टोटली एक ही चीज करनी होगी, वो है सेंट्रलाइज बैंक। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बना देंगे सेंट्रल या फिर कहें सेंट्रलाइज बैंक। तो ये उनका प्लान था, लेकिन यहां पे एक चीज हुई, वो था आपका हिल्टन यंग कमीशन। जो कि अपॉइंटेड हुआ ताकि वो रिकमेंडेशन दे पाए ऑन प्लान। ऑलराइट, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को कि हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रलाइज बैंक बना दें। ऑलराइट, जैसे आपको बता चुका हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही सेंट्रलाइज बैंक कर दें, लेकिन जो हिल्टन या कमीशन था जिसको अपॉइंट किया गया था इसके बारे में समझने के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए, उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने बोला कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह हमें एक नया इंपॉर्टेंट या फिर कहें एक सेंट्रलाइज बैंक अलग से बनाना पड़ेगा। और यही कारण था कि ये साल था 1934 का, जब आपका बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ऑलराइट, और फिर आया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और ये था आपका एपेक्स या फिर कहें सुप्रीम अथॉरिटी बैंकिंग सिस्टम में। ऑलराइट, तो आप एक चीज को याद रखिएगा कि ये आता है आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन ये है आपका स्टैच्यूटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि इसका अपना खुद का एक्ट है। ऑलराइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जिसने इसको स्टैब्लिश किया था। और अगर हम बात करें पहले गवर्नर की, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो थे इसके फर्स्ट गवर्नर। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसके कन्वर्जन से पहले एज ए नेशनल बैंक ऑफ इंडिया या फिर कहें नेशनल बैंक ऑफ
इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, या फिर कहें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पहले आजाद भारत के, ये बेसिकली काम कर रहा था प्राइवेट बैंक के तौर पे। तो बेसिकली स्टैब्लिश हुआ 1934 में, जब इंडिया था अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में, तब तक ये काम कर रहा था एज अ प्राइवेट बैंक। बाद में इसको सेंट्रलाइज बैंक या नेशनल बैंक के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया इंडिपेंडेंट इंडिया में। ऑलराइट, अब सवाल ये है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या हुआ फिर। तो हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग से स्टैब्लिश हुआ था। ऑलराइट, लेकिन अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या हुआ वो जानते हैं। वो कहां चले गया। तो आजकल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हम जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, और शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं एसबीआई। मुझे उम्मीद है कि आपने एसबीआई के बारे में सुना होगा। ऑलराइट, तो ये था आपका हिस्ट्री अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और कैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो फॉर्म्ड हुआ मर्जर के बाद 3 प्रेसिडेंसीज बैंक के, जैसे बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। उसके बाद 1926 में हिल्टन यंग कमीशन को अपॉइंट किया गया बैंकिंग एंड करेंसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही हम सेंट्रलाइज बैंक बोल दें, जिसको हिल्टन यंग कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद आरबीआई एक्ट पार्ट हुआ 1934 में। ऑलराइट, और फिर आया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, जिसको आज हम जानते हैं एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जब ये इंडियन गवर्नमेंट को हैंडेड ओवर हुआ तो बेसिकली ये प्राइवेट बैंक के तौर पे काम कर रहा था। बाद में इसको नेशनलाइज बैंक कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, ये थे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ऑलराइट, और बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस हिस्ट्री को रिवाइज कर लीजिएगा जो मैं आपको बता चुका हूं, ताकि आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ओके, इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।